So hello friends, in this video series we are covering about the expansion in the time of Chandragupta Maurya administration and society economy in the Mauryan period and इसके बाद पढ़ेंगे अशोका एंड इस धम्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मगध एक्सपेंशन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रीजन। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत का एकीकरण हुआ। चंद्रगुप्त कंक्वायर्ड द फ्रेगमेंट टेरिटरीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यूनिफाइंग देम द अंडर वन रूल। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उत्तर भारत में बिगड़े हुए राज्य को एकीकृत किया और एक छत्र राज्य का विस्तार किया। ठीक है ना, defeated the Seleucus Nicator in 305 BCE। सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, कब हुई थी हार? 305 ईस्वी में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, सेल्यूकस जनरल अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सेल्यूकस था वो अलेक्जेंडर का सेनापति था। ठीक है, अटेम्प्ट द रिक्लेम टेरिटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट बट वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त। वो सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर भारत पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। As a part of territory, Seleucus called territories included modern day Afghanistan and Balochistan and gave his daughter in marriage to चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन एक संधि जब हार गया तो हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने एक संधि कर लिया सेल्यूकस निकेटर ने। उन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्र अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करके ये संधि को स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रलाइज पावर। जो सेंट्रलाइज पावर था, सेंटर यानी कि केंद्र में था, मौर्य साम्राज्य का केंद्र में शासन था। ठीक है, मगध बिकम द हार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द पाटलिपुत्र सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। जो मगध में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना और पाटलिपुत्र जो था प्रशासनिक राजधानी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन पीरियड, मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, सबसे पहले है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीय प्रशासन किस तरह का होता था। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी इन गवर्नेंस असिस्टेंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद, जो राज्य का सर्वोच्च शासक होता था वो राजा होता था। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद हुआ करता था जो राजा का सहयोग करता था केंद्र को चलाने में। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही किस तरह का था उस समय। वेरियस ऑफिशियल मैनेज्ड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। कौटिल्य अगस्त्य आउटलाइन द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में विभिन्न प्रकार का विभाजन था नौकरशाही में, जैसे कृषि पर था और रक्षा क्षेत्र पर और कर यानी कि टैक्सेशन पर भी था। अलग अलग तरह के ऑफिसर उस समय भी हुआ करते थे। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख भी मिलता है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज बनाए गए थे उस समय। प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स, उस समय के प्रांत और जिले का क्या हाल था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस ईच गवर्नमेंट बाय रॉयल प्रिंस या ट्रस्ट ऑफिशियल। उस साम्राज्य में साम्राज्य जो था प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, जिन्हें राजकुमार या विश्वास पात्र अधिकारी संभालते थे, यानी कि पूरे राज्य जैसे मान लो अभी देश है। ठीक है ना, इस देश में छोटे छोटे एक प्रांत यानी कि अभिमान शक्ति राज्य हुआ करते थे जिसे कौन देखा करता था, राजकुमार या विश्वास पात्र अधिकारी। ईच प्रोविंस वाज फ्यूचर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। प्रत्येक प्रांत को छोटे छोटे जिलों में विभाजित किया गया था, यानी कि प्रांत को अभी हम समझ सकते हैं उस समय का स्टेट। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम, उस समय का राजस्व प्रणाली किस प्रकार का हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम अकाउंटिंग 25 ऑफ प्रोड्यूसर्स। भूमि से यानी कि उस समय तो पहले ज्यादातर कृषि हुआ करता था, तो
कर का यानी कि जो टैक्स का सबसे मुख्य स्रोत था वो कृषि ही था। लगभग 25% उपज का टैक्स राजा को देना पड़ता था उस समय। टैक्स ऑन ट्रेड, क्राफ्ट एंड मार्केट्स वेयर आल्सो सिग्निफिकेंट। व्यापार और शिल्प और बाजार में भी कर लगाया जाता था, ठीक है। सोसाइटी इन द मौर्यन पीरियड, सोसाइटी उस समय का किस प्रकार हुआ करता था, यानी कि मौर्यकालीन में किस प्रकार का हुआ करता, कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वैदिक काल में जिस जिस प्रकार कर्म के आधार पर वर्ण को आधारित किया जाता था, लेकिन इस समय जन्म के आधार पर अब होने लगा था। कब? उत्तर वैदिक काल से, जब ये कास्ट सिस्टम, ये वर्ण व्यवस्था जो मौर्यन पीरियड में भी एक तरह का बहुत ही प्रभावशाली बन गया था। सोसाइटी प्रोवाइड सोसाइटी फॉलोड ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। उस समय का जो समाज व्यवस्था था वो वर्ण पर आधारित हुआ करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रत्येक वर्ण शूद्र एंड डिस्टिंक्ट रोल्स, प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्तव्य और अधिकार हुआ करते थे, यानी कि कौन से वर्ण के लोग कौन सा काम करेंगे और ये किस तरह का काम करेंगे, ये सब पहले से ही निर्धारित था। लेकिन ये जो था उत्तर वैदिक काल में ऐसा स्टार्ट होना आरंभ हुआ था, जो अभी तक बहुत बड़ा पैर जमा चुका था कास्ट सिस्टम, यहाँ तक आते आते चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। उसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था, यानी कि इस समय तो अभी मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था, तो इस समय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म एक साथ विकसित हुए थे। अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म बट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। जो अशोक हुआ करता था वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता था, लेकिन वो अन्य धर्मों को भी सम्मान करता था, ठीक है। वुमेन, यानी कि उस समय की जो स्त्रियां हुआ करती उसकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। वुमेन हैज लिमिटेड राइट्स बट सम इंजॉयड हायर स्टेटस इन अर्बन सेंटर्स। स्त्रियों का अधिकार सीमित थे, लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों में इसकी स्थिति बेहतर थी। वुमेन पार्टिसिपेटेड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों में भी स्त्रियों की भागीदारी हुआ करता था उस समय, ठीक है। इकोनॉमी इन द मौर्यन पीरियड, उस समय का जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसा था, पहला हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि किस प्रकार का हुआ करता था। द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी सपोर्टेड बाय इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि हुआ करता था और सिंचाई परियोजना। स्टेट वॉन्ट्स ग्रेनेज स्टोर्ड सरप्लस फ्रूट, ठीक है ना। सिंचाई परियोजना और राज्य के नियंत्रण वाले भंडार गृहों में कृषि को सहायता मिलती थी, ठीक है। जो सरकार उस समय भी सरकार सिंचाई का एक परियोजना लाते थे और भंडार गृह भी बनाए जाते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े गोदाम। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का हुआ करता था। एक्सपेंसिव ट्रेड विद इन द एम्पायर एंड विथ रिलीजन लाइक सेंट्रल एशियन रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया। साम्राज्य में आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार था। मध्य एशिया, रोम, दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना, खूब हुआ करता था उस समय व्यापार। मेजर ट्रेड आइटम्स टेक्सटाइल्स, स्पेसियस स्टोन्स एंड मेटल्स, उस समय के प्रमुख व्यापार की वस्तुएं हुआ करते थे वस्त्र, मसाले, रत्न और धातु। इंडस्ट्री उस समय उद्योग किस प्रकार का था। आर्टिसियंस एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, उस समय के जो शिल्पकार थे और कारीगर जो थे ये एक प्रकार के संगठित थे, संघ में थे, ठीक है ना। स्टेट कंट्रोल माइनिंग एंड मेटलर्जी वेयर एडवांस्ड, उस समय का राज्य जो खनन और धातु विज्ञान पर नियंत्रण रखता था, उसका अधिकार किसका होता था, वो राज्य का होता था। एंड नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोका एंड इज धम्म, अशोक और उनका धम्म प्रचार किस प्रकार का था, ठीक है ना। अशोक का शासनकाल, ascended the throne in 273 BCE and ruled till
232 BCE. After the Kalinga War 261 BCE, he embraced Buddhism and separated its principles. अशोक ने 273 ईसा पूर्व सिंहासन संभाला और 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है ना। और कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व हुआ था, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोकास धम्म, अशोक का जो धम्म नीति था, अशोका वाज ए कोड ऑफ मोरल इथिकल कंडक्ट प्रमोटेड वैल्यू लाइक नॉन वोलेशन, अहिंसा, थ्रूफुलेंस, कॉम्पिटिशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, प्रोहिबिटेड एनिमल सेक्रीफाइस एंड सपोर्टेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो धर्म का नैतिक और आचरण का जो सिद्धांत संग्रह था, इसमें मुख्य सिद्धांत था अहिंसा, यानी कि हिंसा का त्याग करना। यही बौद्ध धर्म का एक मोरल स्ट्रेटेजी था, ठीक है ना। सत्य, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता इस धर्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था, ठीक है ना, अहिंसा। पशु बलि पर रोक लगाया गया था और प्रतिबंध भी लगाया गया था, ठीक है ना। जन कल्याण योजना को बढ़ावा दिया गया था। एडिक्ट्स यानी कि अभिलेख किस प्रकार का हुआ करता था। अशोका इंस्क्राइब्ड हिज धम्म ऑन रॉक एंड पिलर्स अक्रॉस द एम्पायर, रिटन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मणी एंड जो उस समय का जो खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे लेख लिखे गए थे उस समय। अशोक ने अपने धर्म को शिलालेखों और स्तंभों में अंकित करवाया था। जो उसके नियम थे, तो वो उस नियमों को उन्होंने पत्थरों और पिलरों पर लिखवाया था, ठीक है। और ये जो लेख लिखवाया गया था, उस समय का जो प्राकृतिक भाषा हुआ करता था ब्राह्मी और खरोष्टी, जो उस समय का एक मूल और प्रचलन वाली भाषा था, उसी में उन्होंने लिखवाया था। एंड नेक्स्ट है रोल इन बुद्धिज्म। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया। सेंड मिशनरीज टू श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड, कवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र। उन्होंने श्रीलंका में अपने बेटे बेटियों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और दक्षिण पूर्व एशिया में भी उन्होंने भेजा, और अन्य धर्म के प्रचारकों को भी इसी धर्म के प्रचार के लिए भेजा, ठीक है। अन्य देशों में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया इन्होंने, ठीक है। इन समों के बाद डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इन समों के बाद भी मौर्य साम्राज्य का कैसे पतन हो गया। वीक इससे सच, ठीक है ना, कमजोर उत्तराधिकारी। जो अशोक था वो कलिंग युद्ध के बाद तो उन्होंने युद्ध को छोड़ ही दिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद जो उसका साम्राज्य में एक मजबूत शासक का होना बहुत जरूरी था। वो अशोक के बाद साम्राज्य में एक तरह का एकजुट रखने में असमर्थ रहे। उसके बाद जितने भी अधिकारी आए, यानी कि जितने भी राजा है, आफ्टर अशोका डेथ हिज सक्सेसर्स वेर अनेबल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द वास्ट एम्पायर। उन्होंने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल नहीं रख पाया जो अशोक के बाद उत्तराधिकारी आया, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्थिक संकट भी बहुत भुगतना पड़ा था अशोक के बाद। द एम्पायर वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंस वीकेंड इट्स ट्रेजरी, ठीक है ना। विशाल साम्राज्य और प्रशासन सेना के खर्च से कोष खाली हो गया था। जो राज्य कोष था वो खाली हो गया था बहुत बड़ी सेना को उसके वेतन देने में, ठीक है। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का पतन हो गया। इसके बाद गवर्नेंस एंड रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑटोनॉमी वीकनिंग सेंट्रल अथॉरिटी, प्रांतीय शासकों ने स्वायत्तता प्राप्त कर ली थी और जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। मतलब मान सकते हैं कि उस समय का जो राज्य हुआ करता था वो राज्य स्वतंत्र हो गया अशोक के बाद।
इन्वेजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, आक्रमण और विघटन। द फॉरेन इन्वेजन सच एज द इंडो ग्रीक कंट्रीब्यूटेड द एम्पायर डिक्लाइन। इंडो ग्रीक जो यूनानी लोग थे उन्होंने आक्रमण किया तो अंतः विरोध ने साम्राज्य को भी कमजोर कर दिया था। आंतरिक विद्रोह ने, जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था राज्य के खिलाफ, यानी कि केंद्र के खिलाफ। तो जो बाहरी आक्रमण हुआ करता था तो वो इससे बहुत ही कमजोर स्थिति में कर दिया था साम्राज्य को। इंटरनल रिविजन्स बाय रीजनल रूलर्स लेड टू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने आंतरिक साम्राज्य को बहुत ही कमजोर कर दिया था। फॉल इन 185 बीसीई, 185 ईसा पूर्व में इसका पूरी तरह से पतन हो गया। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज assassinated by his general पुष्यमित्र शुंग who founded the Sung dynasty। जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ था, ठीक है ना, वो बहुत ही कमजोर हुआ करता था, जो यानी कि एक तरह का लोल समझ सकते हैं। तो उसके जो सेनापति था वो थोड़ा होशियार था, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने उसे मार करके शुंग वंश का स्थापना किया। सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर आया था इसका क्या भारतीय भूभाग पर क्या प्रभाव पड़ा, आखिर क्या महत्व रहा यानी कि प्राचीन भारतीय स्थिति को सुधारने में। यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहली बार भारत के अधिकांश भाग को एक शासक के अंतर्गत लाया था, ठीक है ना। इस्टेब्लिश्ड ए सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन प्रणाली को भी विकसित किया था। प्रमोटेड कल्चरल एंड रिलीजन हार्मनी, उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता का भी बढ़ावा दिया था। कंट्रीब्यूटेड आर्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल रोड एंड स्तूपास, उन्होंने कला, वास्तुकला और आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क और स्तूप का भी विकास किया। एंड ये जो यहाँ पे जितने भी हमने पॉइंट को पहले स्टार्टिंग में बोला था वो सब पॉइंट हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो आगे का जो हिस्ट्री का लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। जो और एक दो लेसन है वो लेक्चर जल्द ही आ जाएगा इसी